हेलो बच्चों, मैं भूपेंद्र कुमार बीपीएससी विद्यापीठ में आप सभी का पुनः स्वागत है। और अभी हम लोग मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा कर रहे हैं और इस पर पार्ट 1 यानी एक वीडियो जारी कर दिया गया है और आज पार्ट 2 लेकर मैं पुनः उपस्थित हूँ। और यह टॉपिक है ब्रिटिश कालीन आयोग पार्ट 2। पार्ट 1 का वीडियो पहले जारी हो चुका है जिसमें मैंने डिफरेंट आयोग और समिति के बारे में आपको पढ़ाया है, जहां से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। और आज इसी को कंटिन्यू करते हुए वीडियो 2 जारी कर रहा हूं और इसमें भी बहुत सारे उपयोगी सामग्री को लेकर के मैं उपस्थित हूं। जैसा कि आपने देखा होगा, इससे पहले के वीडियो में मैंने अकाल से संबंधित जो 3 आयोग का गठन किया गया, प्रथम आयोग, द्वितीय आयोग और तृतीय आयोग, उन सब की क्रमबद्ध चर्चा की। फिर एक अलग से आयोग पढ़ाया, इनाम आयोग। और आज भी इसी तरह से ब्रिटिश पीरियड में जो सिविल सेवा पर, लोक सेवा पर जो आयोगों का गठन किया गया, पहले उसके क्रम की चर्चा करते हैं, फिर एक अन्य आयोग की चर्चा करेंगे और एक वीडियो इसमें और मैं जारी करूंगा जिनमें अन्य जितने भी प्रमुख आयोग हैं उन सब की चर्चा करेंगे। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके, मेरा विश्वास है, बनेगा। और इससे एक क्योंकि मॉडर्न इंडिया का है तो नेचुरली है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मॉडर्न इंडिया प्राइम टॉपिक होता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और आज के ब्रिटिश कालीन आयोग के पार्ट 2 में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ब्रिटिश काल में जिस तरह से अकाल से संबंधित 3 आयोगों के गठन किए गए, उसी तरह से ब्रिटिश काल में लोक सेवा, सिविल सेवा से संबंधित 3 आयोगों के गठन किए गए, जिन पर प्रमुखता से सवाल पूछे जाते हैं। और किसी भी चीज़ को जब पढ़ा जाता है तो उसका कॉन्सेप्ट आपके पास प्रॉपर और थॉरो हो, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव में रट्टा मार पैटर्न। जैसे ये गठन इस वर्ष जनरली देखा जाता है किताब वगैरह में बॉक्स बना के दे दिया जाता है, तो वो उतना उपयोगी नहीं हो पाता है क्योंकि अब वो समय नहीं रहा। अब आपके पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए सवाल बनाने के लिए, और ऑब्जेक्टिव में फैक्चुअल तो है ही। अब जैसे देखिए कि ब्रिटिश पीरियड में लोक सेवा पर गठित जो प्रथम आयोग था वो एटकिंसन आयोग था और इसका गठन 1886 में 1886 ईस्वी में हुआ था, चार्ल्स एटकिंसन की अध्यक्षता में। हमारे ऑब्जेक्टिव रूप से ये सवाल कॉमन है। एटकिंसन आयोग का गठन 1886 ईस्वी में हुआ था, चार्ल्स एटकिंसन की अध्यक्षता में हुआ था। और हर आयोग का गठन किसी खास उद्देश्य या किसी खास मुद्दा पर सुझाव देने के लिए किया जाता है, तो उद्देश्य भी पूछे जाते हैं। तो जब यह प्रश्न आता है कि एटकिंसन आयोग का क्या उद्देश्य था या किस मुद्दा पर सुझाव देने के लिए एटकिंसन आयोग का गठन किया गया था, आप देख सकते हैं बोर्ड पर मैंने लिखा कि इसका उद्देश्य था सिविल सेवा में और अधिक भारतीयों को शामिल करने के संदर्भ में सुझाव देना। जैसा कि हम सभी पढ़ते हैं कि आरंभ में जो भारतीय सिविल सेवा था, इसमें अधिकांश अंग्रेजों को ही रखा जाता था। तो भारतीयों को तो ऊंचा पद ब्रिटिश प्रशासन में दिया ही नहीं जाता था। लेकिन धीरे धीरे जब भारतीय सजग हुए, अंग्रेजों का विरोध करना शुरू किया, अधिक से अधिक अधिकारों का मांग करना शुरू किया, तो ब्रिटिशर्स को लगा कि अब भारतीयों का अधिकार देना पड़ेगा। इसी संदर्भ में सिविल सेवा में भी भारतीयों को अधिक से अधिक भागीदारी देने पर विचार किया गया ब्रिटिश शासन द्वारा। तो भारतीयों को अधिक से अधिक संख्या में सिविल सेवा में शामिल कैसे किया जाए, इस पर सुझाव देने के लिए एटकिंसन आयोग का गठन किया गया। तो एटकिंसन आयोग का गठन 1886 में चार्ल्स एटकिंसन की अध्यक्षता में किया गया था।
और इसका उद्देश्य था सिविल सेवा में और अधिक भारतीयों को कैसे भर्ती किया जाए, कैसे शामिल किया जाए, इस पर सुझाव देना। इसके बाद अगला आयोग का गठन होता है जिसको सिविल सेवा पर रॉयल कमीशन या इसको इस्लिंगटन आयोग भी कहा जाता है। कभी कभी अध्यक्ष के नाम से भी पूछा जाता है, जैसे अध्यक्ष के नाम से ही आयोग का नाम है, वैसे इसका सबसे फेमस नाम जो, क्योंकि हम लोग को हमेशा याद रखिए कि कॉम्पिटिशन के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा, एकेडमिक नहीं पढ़ सकते हम लोग। अगर एकेडमिक पढ़े, बहुत गहराई में चले गए या बिल्कुल शॉर्ट कर दिए तो फिर पर्पस हमारा सॉल्व नहीं होगा। तो कंपटीशन में जिस टॉपिक को जिस रूप में जैसे पूछा जाता है, बेहतर यही है कि उसको उसी रूप में पढ़ लिया जाए। तो देखिए तो वैसे इसका नाम इस्लिंगटन आयोग भी है क्योंकि इस्लिंगटन इसके चेयरमैन हुआ करते थे, लेकिन ध्यान रखें इसका मुख्य जो नाम है वो सिविल सेवा पर रॉयल कमीशन, रॉयल माने शाही, सरकारी, सरकार को रॉयल कहा जाता था, शाही कहा जाता था। तो सिविल सेवा पर रॉयल कमीशन या इस्लिंगटन कमीशन जो दूसरा कमीशन था, और इसका गठन 1912 ईस्वी में किया गया था और लॉर्ड इस्लिंगटन की अध्यक्षता में की गई थी। और इसका उद्देश्य क्या था या किस मुद्दा पर सुझाव देने के लिए इस्लिंगटन आयोग का गठन किया गया था। तो आप देख सकते हैं कि इसका उद्देश्य था उच्च पदों, विशेष रूप से इंडियन सिविल सर्विस में भारतीयों की भर्ती की समस्या पर विचार करने के लिए। भाई उच्च पद पर भारतीयों को नियुक्त करना ब्रिटिशर्स के लिए इतना सामान्य नहीं था। और खास करके आपको याद होगा कि जब 1857 में जब क्रांति हो गई ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के विरुद्ध, तो ब्रिटिशर्स भारतीयों से कुछ डरने तो जरूर लगे थे। उनको लग गया कि अब भारतीय उतने दबाव में नहीं रह सकते हैं, अब इनके अधिकार को बढ़ाना ही होगा, लेकिन अधिकार को उसी सीमा तक बढ़ाना होगा जिस सीमा तक ये ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में रहे। तो ये सामान्य बात नहीं थी। आप सोच सकते हैं कि भाई भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना कौन बड़ी बात थी। इस काल में बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि इस काल में ब्रिटिशर्स जो है वो भारतीयों को जल्दी ऊंचा पद नहीं देते थे, और देते भी तो इस प्रकार की व्यवस्था रखी जाती थी ताकि उन पर प्रॉपर कंट्रोल किया जा सके। हैंस इस पीरियड में सिविल सर्विस जो ऊंचा पद होता है, आप सभी जानते हैं, इसमें भारतीयों को भागीदारी अधिक देना इस समस्या का विषय था। इसीलिए एक्सपर्ट कमीशन का को अपॉइंट किया जाता था, और वो जो सुझाव देता था एक्सपर्ट कमीशन, उसके अकॉर्डिंग कोई भी स्टेप ईस्ट इंडिया कंपनी के काल में या ब्रिटिश शासन के काल में उठाए जाते थे। तो ब्रिटिश शासन के काल में इस्लिंगटन आयोग का गठन 1912 में किया गया, और इसका उद्देश्य था उच्च पदों या विशेष रूप से इंडियन सिविल सर्विस में भारतीयों की भर्ती की समस्या क्या है और इसको कैसे शॉर्ट आउट किया जाए, या इस पर भारतीयों की भर्ती की समस्या पर विचार करना। इस उद्देश्य से इसका गठन किया गया। इसने अपना सिफारिश यानी सुझाव दिया, हर कमीशन अपना सुझाव देता है, और इसने अपना सुझाव दिया और इसने कहा कि लंदन में ICS की परीक्षा में पास होने वाले भारतीयों के अतिरिक्त ICS के 25% पद पर भारतीयों को सीधी भर्ती तथा PCS से पदोन्नति द्वारा दिए जाए। ये लाइन थोड़ा सा समझने का चीज़ है। इनफैक्ट आप समझें कि इस काल में इंडियन सिविल सर्विसेज ICS का परीक्षा भारत में नहीं होती थी, ना ही ट्रेनिंग इंडिया में होती थी। ICS की परीक्षा ब्रिटेन में होती थी। भारतीयों को भी ICS का एग्ज़ाम देने के लिए ब्रिटेन में जाना पड़ता था। ब्रिटेन में ही इसका कॉलेज हुआ करता था, हैलीबरी कॉलेज, जहाँ ट्रेनिंग दी जाती थी। तो इसने सिफारिश किया कि जो भारतीय ब्रिटेन में जा कर के ICS के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं, उनके अलावे उनके अतिरिक्त 25% पद जो है वो सीधी भर्ती द्वारा, डायरेक्ट अपॉइंटमेंट द्वारा इंडियंस को दिया जाए, और
जो प्रोविंशियल सिविल सर्विस यानी स्टेट लेवल के जो सिविल सर्विस के ऑफिसर हैं उनको प्रमोट करके, उनको पदोन्नति करके आईसीएस के पद पर उनको भर्ती किया जाए। तो इसने सिफारिश किया था कि जो ब्रिटेन में जा कर के आईसीएस को क्वालिफाई करते हैं उनके अलावे 25% पोस्ट जो है वो इंडियंस को डायरेक्ट अपॉइंटमेंट द्वारा या थ्रू प्रमोशन द्वारा दिया जाए। ये इसकी मुख्य सिफारिश थी। और इसकी एक और मुख्य सिफारिश थी बच्चा लोग जो बहुत महत्वपूर्ण है। इसने यह भी सिफारिश किया था कि अब आईसीएस का एग्ज़ाम इंडिया में कंडक्ट किया जाए, क्योंकि आईसीएस का एग्ज़ाम देने के लिए इंडियंस को जब फॉरेन जाना पड़ता था ब्रिटेन, तो काफ़ी परेशानी होती थी। बहुत सारे लोग, टैलेंटेड लोग अर्थ के अभाव में या सामाजिक पकड़ के अभाव में नहीं जा पाते थे, तो बहुत सारे लोगों की अपॉर्चुनिटी छूट जाती थी। तो इसने यह भी सुझाव दिया, 2 सुझाव दिया। पहला कि आईसीएस जो क्वालिफाई करते हैं लंदन जा कर के, उनके अलावे 25% इंडियंस को एक्स्ट्रा भागीदारी दिया जाए। और दूसरा सिफारिश इसने किया कि आईसीएस का एग्ज़ाम अब इंडिया में कंडक्ट किया जाए। तो ये दो मुख्य सिफारिशें इसकी थी। और ब्रिटिश पीरियड में लोक सेवा पर गठित 3 मुख्य आयोग में सबसे प्रमुख स्थान रॉयल आयोग या रॉयल कमीशन या ली आयोग का था। और आप देखते हैं एग्जाम में बार बार ऐसे क्वेश्चन हर से पूछे जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जहां काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। उन्हीं में यह एक टॉपिक है। तो लोक सेवा पर अनडाउटेबली 3 आयोग के गठन किए गए और तीनों पर प्रश्न पूछे ही जाते हैं, परंतु सबसे प्रमुख जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो रॉयल आयोग या रॉयल कमीशन पर या ली आयोग, जिसको ली आयोग कहते हैं क्योंकि इसके चेयरमैन ली साहब थे। इसके चेयरमैन थे लॉर्ड विस्काउंट ली, इसलिए इसका नाम ली आयोग है। और ये सबसे फेमस आयोग था। और इसका गठन 1923 में लॉर्ड विस्काउंट ली की अध्यक्षता में की गई थी। जो पहला हमारा सवाल है, इसका गठन 1923 में लॉर्ड विस्काउंट ली की अध्यक्षता में किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था? हर कमीशन या आयोग या समिति का गठन किसी खास उद्देश्य के लिए, खास मुद्दा पर सुझाव देने के लिए किया जाता है, जो काफ़ी पूछे जाते हैं। तो इसका उद्देश्य क्या था भाई? तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इसका उद्देश्य था सिविल सेवा में दोषों को दूर करने के लिए सुझाव देना कि भारतीय सिविल सेवा जो है इसमें क्या खामी है। जैसे अभी देखिए, अभी भी आपके भारत की सरकार आज़ादी के बाद भी प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन करती है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन का, कि भाई प्रशासन में कैसे सुधार किया जाए। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि प्रशासन की भूमिका केंद्रीय होती है किसी भी देश के विकास में। सरकार नीतियों का निर्माण करती है और उन नीतियों को कार्य रूप देना प्रशासन का कार्य है। और प्रशासन जितना ही कुशल होगा, नीतियाँ उतने ही कुशलतापूर्वक लागू होंगी और उसकी सफलता, नीतियों की सफलता उतनी ही सुनिश्चित होगी। इसलिए हर राष्ट्र हर काल में अपने प्रशासन को कुशल बनाने का प्रयास करता है। हम लोग पढ़ते हैं भारत में पहली बार कुशल प्रशासन की नींव मौर्य काल में पड़ी थी। ऐसी बात नहीं है कि मौर्य काल से पहले प्रशासन भारत में नहीं हुआ करता था, हुआ ही करता था। भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन था, वहाँ भी प्रशासन था, लेकिन उसकी जानकारी प्रॉपर नहीं है हम लोगों को। फिर मौर्य पीरियड से पहले जो आपको मौर्य वंश से पहले जो हर्यक वंश है, जो नाग वंश है, जो नंद वंश है, यहाँ भी बिना प्रशासन का कोई राज्य नहीं हो सकता। लेकिन ये छोटे राज्य थे और इनका प्रशासन बहुत सुगठित नहीं था। लेकिन मौर्यों द्वारा पहली बार भारत में बृहत्तर भारत, ग्रेटर इंडिया पर शासन किया गया। पहली बार साम्राज्य का निर्माण हुआ। तो बृहत् साम्राज्य को सुरक्षित रखने के लिए
प्रशासन को कुशल करना ही पड़ता है। और हम सभी जानते हैं कि मौर्य काल में एक कुशल प्रशासनिक व्यवस्था का निर्माण किया गया था, जिसकी आधारशिला हमारे चाणक्य गुरुदेव ने तैयार किया था। और प्रशासन जितना ही बढ़िया होगा, समाज का विकास, देश का विकास, राज्य का विकास, राष्ट्र का विकास उतना ही बढ़िया होगा। तो हर काल में प्रशासन को कुशल बनाने का प्रयास किया गया है। और प्रशासन में जो खामी थी, जो दोष था, उसको कैसे सुधारा जाए, प्रशासन को कैसे कुशल बनाया जाए, इसी मुद्दा पर सुझाव देने के लिए 1923 में ली आयोग का गठन लॉर्ड विस्काउंट ली के चेयरमैनशिप में अध्यक्षता में की गई थी। और इसने अपना सुझाव 1924 में, यानी अपनी रिपोर्ट 1924 में प्रस्तुत कर दिया। और इसने अपनी रिपोर्ट में सुझाव दिया, सिफारिश किया कि भविष्य में लोक सेवा में प्रवेश पाने वालों में 40% ब्रिटिश होने चाहिए। यानी फ्यूचर में लोक सेवा में 40% पोस्ट ब्रिटिशर्स को मिले और 40% भारतीयों को मिले, वो भी डायरेक्ट अपॉइंटमेंट द्वारा। ध्यान रखेंगे, भारतीय दो तरह से होता है, उच्च पद को दो तरह से भरा जाता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट माने जो खुली प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा अपॉइंट किया जाता है, ये रिक्रूट किया जाता है, वो डायरेक्ट है। और लोअर पोस्ट से प्रमोशन के द्वारा जो ऊपर वाले पद को भरा जाता है थ्रू प्रमोशन, इसको कहते हैं इनडायरेक्ट भर्ती। तो भर्ती दो तरह से होता है, डायरेक्ट थ्रू कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इनडायरेक्ट थ्रू प्रमोशन। तो इसने सिफारिश दिया था कि फ्यूचर में जो इंडियन सिविल सर्विसेज हैं उनमें 40% पोस्ट ब्रिटिशर्स को मिले, 40% इंडियंस को अपॉइंट किया जाए थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, और रेस्ट 20% जो है वो प्रांतीय सेवा से पदोन्नत यानी प्रमोशन के थ्रू भरे जाए। तो 100% पोस्ट में 40% पोस्ट ब्रिटिशर्स को दिया जाए आईसीएस का, 40% इंडियंस को दिया जाए थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट सीधी भर्ती, और 20% भी इंडियन को दिया जाए थ्रू प्रमोशन। यानी नीचे पीसीएस स्टेट लेवल पे आज भी होता है। आज भी जो उच्च स्तरीय पद हैं जिनको हम लोग आईएएस आईपीएस या अखिल भारतीय सेवा कहते हैं, तो अखिल भारतीय सेवा में 3 है, आईएएस आईपीएस एंड आईएफओएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस भारतीय प्रशासनिक सेवा, आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस भारतीय पुलिस सेवा, एंड आईएफओएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस भारतीय वन सेवा। कभी कभी हम लोग गलती में आईएफएस बोल देते हैं, आईएफएस एक अलग है। आईएफएस मतलब हुआ इंडियन फॉरेन सर्विस भारतीय विदेश सेवा, जो केंद्रीय सेवा है, ये अखिल भारतीय सेवा नहीं है, अखिल भारतीय सेवा है आईएफओएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस भारतीय वन सेवा। तो ये जो पद हैं अखिल भारतीय सेवा के, ये 2 ढंग से भरे जाते हैं। अब जैसे जो गजेटेड ऑफिसर है स्टेट लेवल का और बढ़िया परफॉर्मेंस है, उसको दे दिया जाता है आईएएस का पोस्ट थ्रू प्रमोशन, और डायरेक्ट भर्ती तो होते ही हैं। तो ये परंपरा ब्रिटिश पीरियड से ही है। और ली आयोग ने सिफारिश किया था, इसको समझना पड़ता है। इसीलिए पर देखिए, जब घुमाता है क्वेश्चन को पीसीएस लेवल में, या टीचर्स के एग्जाम जो हो रहे हैं, या कोई भी एग्जाम अगर आप देते हैं, ये सब को जब ट्विस्ट करता है तो फिर बच्चों से नहीं बनता है, क्योंकि वो अगर इसके इन्स एंड आउट को या कॉन्सेप्ट को बेहतर ढंग से नहीं जानते हैं फिर नहीं बनता है। और ख़ास करके प्रेजेंट सिनेरियो से अगर जोड़ के पूछता है, तो जिन्होंने ऑब्जेक्टिव में रट लिया है बॉक्स वाला ईस्वी गठन का, ईस्वी जैसा कि देखते हैं हम बहुत जगह लिखा रहता है ईस्वी, अध्यक्ष और सिफारिश, बस। लेकिन इसे पर्पस नहीं सॉल्व होता। इस तरह से पढ़ने से ऑब्जेक्टिव फैक्चुअल भी बनेगा और तार्किक भी बनेगा। तो ली आयोग ने सिफारिश किया था कि फ्यूचर में आईसीएस के 100% पोस्ट में से 40% ब्रिटिशर्स को दिया जाए, 40% इंडियंस को दिया जाए थ्रू डायरेक्ट अपॉइंटमेंट, थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, और 20% थ्रू प्रमोशन दिया जाए।
ऐसा रिकमेंड किया था इसने। और इस आयोग का एक बहुत बड़ा योगदान यह था कि इसी के सुझाव के आधार पर, याद रखेंगे, इसी आयोग की सिफारिश का आधार पर 1 अक्टूबर 1926 ईस्वी को संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी, जो आज हमारी बहुत बड़ी संस्था है लोक सेवकों की भर्ती के संदर्भ में, याद रखेंगे, यूपीएससी भर्ती अपॉइंटमेंट नहीं करता, नियुक्ति नहीं करती, ये भर्ती के लिए प्रक्रिया का संचालन करता है। तो आज जो यूपीएससी नाम का संगठन है केंद्र स्तर पर, है ना, तो यह इसकी आधारशिला, जो काफ़ी पूछे जाते हैं, इसकी आधारशिला 1 अक्टूबर 1926 को ली आयोग के रिपोर्ट के आधार पर ही रखी गई थी। तो इस तरह ब्रिटिश पीरियड में गठित 3 लोक सेवा से संबंधित आयोग थे। एटकिंसन आयोग, सिविल सेवा पर रॉयल कमीशन या इस्लिंगटन आयोग, और रॉयल कमीशन या ली आयोग। इसके बाद कुछ अन्य आयोग के बारे में पढ़ेंगे। तो अन्य आयोग में एक हर्षिल समिति, और यह भी समझने की चीज़ है कहने के लिए, तो हर्षिल समिति का गठन 1892 में हुआ। लेकिन फिर समझने की बात यह है कि देखिए कि ब्रिटिश काल से पहले हमारे भारत में एक बड़ी समस्या थी कि एकीकृत मुद्रा नहीं हुआ करती थी, यानी पूरे भारत में एक मुद्रा नहीं था। कारण कि ऐसा कोई राजा हुआ ही नहीं जो पूरे भारत, न कि भारत के अधिकांश क्षेत्र पर शासन किया मौर्यों ने भी, मुगलों ने भी, लेकिन पूरे भारत, ग्रेटर इंडिया पर, पूरे इंडिया में एकीकृत मुद्रा का चलन इंडिया में नहीं था। और अगर एकीकृत मुद्रा का चलन नहीं हो, आज अगर गौर कीजिए, बिहार सरकार की अपनी अलग मुद्रा हो, उत्तर प्रदेश सरकार की अपनी अलग मुद्रा हो, दिल्ली सरकार की अलग मुद्रा हो, बंगाल सरकार की अलग मुद्रा हो, तो क्या आर्थिक क्रियाएं सहज होंगी? क्या लेन देन या विनिमय की क्रिया सहज होगी? कभी नहीं। तो पहले यही हुआ करती थी। पहले ब्रिटिशर से पहले भारत में एकीकृत मुद्रा का लगभग अभाव था। हाँ, राजाओं ने अपने अपने क्षेत्र में चलाया था, बड़ा क्षेत्र था तो बड़े क्षेत्र में, लेकिन पूरे भारत में एकीकृत मुद्रा जैसा आज है ऐसा नहीं था। इससे लेन देन में काफ़ी परेशानी होती है, विनिमय में। तो ब्रिटिश पीरियड में एकीकृत मुद्रा भारत में कैसे लागू किया जाए, इस पर सुझाव देने के लिए कुल 5 समितियों के गठन किए गए। 5, याद रखें। जैसे अकाल पर सुझाव देने के लिए 3 समितियों के गठन किए गए, लोक सेवा पर सुझाव देने के लिए मुख्य रूप से 3 समितियों के गठन किए गए। इसी तरह भारत में एकीकृत मुद्रा को कैसे लागू किया जाए, इस पर सुझाव देने के लिए 5 समिति के गठन किए गए, जिनमें सबसे पहला हर्षिल समिति ही हुआ करती थी। और हर्षिल समिति का गठन 1892 में हुआ था। और हर्षिल समिति उन 5 समितियों में पहली थी जिनका गठन भारतीय मुद्रा पर सुझाव देने के लिए किया गया था। तो हमारा यहाँ 2 सवाल है कि भारतीय मुद्रा पर या एकीकृत मुद्रा पर सुझाव देने के लिए ब्रिटिश पीरियड में कितने समितियों का गठन किया गया? तो 5। इनमें सबसे पहली समिति कौन थी? तो हर्षिल समिति। कब गठित हुआ? तो 1892 में। और अन्य जो 4 समितियां थी वो कौन सी थी? तो आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है अन्य 4 समितियों में फाउडर समिति, ये क्रम है, फाउडर समिति, बबिंगटन स्मिथ समिति, चैम्बरलिन समिति तथा हिल्टन यंग आयोग। और आप जानते हैं कि इन चारों में सबसे प्रमुख हिल्टन यंग आयोग इसलिए है कि जब यह प्रश्न आता है कि वर्तमान में जो हमारे भारत में RBI जो मुद्रा का नियामक संस्था है का गठन किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर किया गया, तो हम सभी देखते हैं हिल्टन यंग आयोग। तो ब्रिटिश पीरियड में एकीकृत मुद्रा भारत में कैसे चलाया जा सके, इस पर सुझाव देने के लिए कुल 5 समितियों का गठन किया गया।
जिनमें सबसे पहली समिति हर्षल समिति ही थी, जिनका गठन 1892 में किया गया। एंड अनदर 4 कमिटीज या अन्य 4 समितियां थी, फाउलर समिति, बबिंगटन स्मिथ समिति, चैम्बरलेन समिति एंड हिल्टन यंग आयोग। तो मेरे ख्याल से इन आयोगों के बारे में आपने अच्छा से समझा होगा। और एक वीडियो, क्योंकि किसी भी चीज़ को जब पढ़ा जाए तो बढ़िया ढंग से पढ़ा जाए ताकि यूज किया जा सके। अब आप कहीं भी इसका यूज करेंगे आपके लिए उपयोगी होगा। तो और जो कुछ अन्य आयोग हैं, महत्वपूर्ण आयोग हैं, उनके बारे में अब हम अगले वीडियो में पढ़ते हैं। और अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें जैसा कि आप लोग करते हैं। और फिर इसी प्रकार का अगला वीडियो अन्य आयोग के साथ लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।